अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने वूल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम वूल फाइबर की श्रिंकेज के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि वूल फैब्रिक श्रिंक करता है तो किन दो मेन वजूहात की बुनियाद पे वूल फैब्रिक में श्रिंकेज होती है। तो वूल फैब्रिक में होने वाली श्रिंकेज बेसिकली दो वजह से होती है, एक रिलैक्सेशन की वजह से और एक फेल्टिंग की वजह से। तो the scales on the surface of wool and its elasticity cause shrinkage। ये जो स्केल्स होते हैं वूल के फाइबर की सरफेस के ऊपर, जो हमने वूल फाइबर के स्ट्रक्चर में भी डिटेल में ये इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो ये स्केल्स और इसकी अनयूजुअल इलास्टिसिटी जो कि इसके अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, उसकी वजह से ये दोनों तरह की श्रिंकेज होती है। तो रिलैक्सेशन श्रिंकेज की क्या होती है कि चूँकि ये जो वूल का फाइबर है, ये अल्फ़ा हेलिक्स या हेलिकल कन्फॉर्मेशन में पॉलीमरिक चेन्स होती हैं इसमें, जैसा कि हमने ये पिछली स्लाइड में पिछले लेक्चर में देखा था कि जो वूल का फाइबर है उसमें एंड पे जाके जो प्रोटीन चेन्स हैं या पॉलीमर्स हैं वो हेलिकल कन्फॉर्मेशन में होते हैं या अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म में होते हैं। तो जब स्ट्रेच किया जाता है वूल के फाइबर को तो ये जो हेलिकल कन्फॉर्मेशन है ये स्ट्रेट होने की कोशिश करती है, और इसका स्ट्रेट होना वूल के फाइबर को अनयूजुअल या दूसरे फाइबर्स की निस्बत ज़्यादा इलास्टिसिटी देता है। तो ये जो इलास्टिसिटी है इसकी वजह से रिलैक्सेशन श्रिंकेज होती है, क्योंकि जब फाइबर को स्ट्रेच किया जाता है ड्यूरिंग स्पिनिंग स्पिनिंग के प्रोसेसेस हों या फिर वीविंग के प्रोसेसेस हों, उसमें फ़ाइबर को स्ट्रेच किया जाता है। तो प्रोसेस हो जाने के बाद जब फाइबर रिलैक्स होता है, स्ट्रेसेस रिलीज़ होती हैं, तो ये फाइबर दोबारा अपनी ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से जो फैब्रिक है उसमें श्रिंकेज आती है। तो ये होगी रिलैक्सेशन श्रिंकेज के जो स्ट्रेसेस प्रोसेसेस के दरमियान आई थी, जब वो स्ट्रेसेस नहीं रहीं तो उस अब वो फाइबर रिलैक्स होगा, तो इस वजह से रिलैक्सेशन श्रिंकेज होगी। तो ये वाली जो श्रिंकेज है ये जब फैब्रिक वेट होता है तो उससे ये ज़्यादा हो जाती है कि वेट कंडीशन में फाइबर को मज़ीद स्ट्रेसेस रिलीज़ होती हैं, तो फिर ये रिलैक्सेशन श्रिंकेज वेट कंडीशन में ज़्यादा होती है। तो इसके साथ जो दूसरी श्रिंकेज है जो वूल के फाइबर के साथ ख़ास है वो है फेल्टिंग। फेल्टिंग इज़ एसोसिएटेड विद वूल फाइबर्स ड्यू टू इट्स स्केली सरफेस, और ये स्केली सरफेस की वजह से होती है। इट अकर्स ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स की यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट की वजह से होती है। और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट क्या होती है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये वूल का फाइबर है, इस साइड पे रूट होती है, इस साइड पे टिप होती है। यानी रूट से मुराद ये है कि स्किन के साथ जो फाइबर अटैच होता है वो इस साइड पे है और उसकी जो टिप है वो इस साइड पे है। ये जो स्केल्स हैं ये रूट साइड से टिप साइड की तरफ अरेंज्ड होते हैं। तो अगर इन फाइबर्स को फील किया जाए, इन स्केल्स को फील किया जाए, तो टिप से रूट की तरफ अगर आप इसको हम फील करें तो ये हमें ये जो स्केल्स हैं ये हमें फील होंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो स्केल्स हैं ये टिप से लेके रूट तक एक रफ़र फीलिंग देते हैं, और रूट से लेके टिप तक अगर जो है इनकी मूवमेंट स्मूथ होती है। या दूसरे अल्फाज में कि अगर हमारे पास वूल के फाइबर्स का एक टफ्ट हो, उस टफ्ट में से हमने एक फाइबर निकालना हो, तो अगर उस फाइबर को हम रूट साइड से पकड़ के निकालें तो इस साइड से जब हम पुल करेंगे तो ये स्केल्स उसकी मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि इस साइड को फाइबर पुल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी टफ्ट में से हम फाइबर यहाँ से टिप से पकड़ के उसको टफ्ट में से निकालें, तो जब हम फाइबर को पुल करेंगे तो ये वाले जो स्केल्स हैं ये दूसरे फाइबर के साथ एंटेंगल होंगे या ये रुकावट डालेंगे कि इस तरफ को मूवमेंट करते हुए ये स्केल कहीं पे अड़ेगा, कहीं पे ये स्केल। तो ये जो स्केल्स की इस वजह से ये जो स्केल्स की डायरेक्शन है रूट से लेकर टिप की तरफ, इस वजह से अगर रूट से पकड़ के फाइबर को खींचें तो ये आसानी से मूव करेगा, लेकिन अगर टिप से पकड़ के खींचें तो ये जो स्केल्स हैं ये इसकी मूवमेंट में रुकावट डालेंगे। तो व्हाट डज़ इट मीन कि इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट डिफ़िकल्ट होगी, इस डायरेक्शन में मूवमेंट आसान होगी, क्योंकि स्केल्स जो हैं वो उल्टी डायरेक्शन में हैं जब हम रूट से पकड़ के इसको खींचेंगे फाइबर को,
तो ये आसानी से शाफ्ट से अलहदा हो जाएगा। तो जब ये फैब्रिक बन जाता है, यान बन जाता है, फिर फैब्रिक बन जाता है, तो यही यूनिडायरेक्शनल जो मूवमेंट है फाइबर की, इसकी वजह से फेल्टिंग होती है। इट अकर्स व्हेन फैब्रिक इज़ वेट एंड इज़ सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल एक्शन। तो वेट भी हो, मैकेनिकल एक्शन भी हो, ये कब होता है? जब हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वहाँ पर टम्बलिंग होती है, स्टीरिंग होती है वॉशिंग मशीन के अंदर। तो इस वजह से जो वूल एक की क्लोथिंग है, उसके लिए मशीन वॉश रिकमेंड नहीं की जाती। ये आइडियल नहीं है वूल के लिए, क्योंकि जब फाइबर वेट भी हो और मैकेनिकल एक्शन भी हो रहा हो, तो फिर ये फेल्टिंग होती है कि फाइबर एक डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो स्केल्स आर अरेंज्ड टूवर्ड्स टिप, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। दस फाइबर इज़ रफर इन टिप टू रूट डायरेक्शन, कि टिप टू रूट डायरेक्शन में ये रफर है कि इस साइड पे रफ है फाइबर, और सॉफ्टवेयर इन रूट टू टिप डायरेक्शन, रूट से टिप जो है इस साइड पे इसकी फीलिंग जो है वो स्मूथ होगी। तो सम वूल फैब्रिक्स में फेल्ट मोर इजीली देन अदर्स, तो कुछ वूल फैब्रिक्स जो हैं वो दूसरों की निस्बत उसकी जो फेल्टिंग है वो ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे लूजली निटेड फैब्रिक विल फेल्ट मोर इजीली देन टाइटली वोवन वर्स्टेड फैब्रिक, अगर एक लूजली निटेड फैब्रिक होगा तो उसकी फेल्टिंग ज़्यादा होगी बनिस्बत टाइटली वोवन वर्स्टेड फैब्रिक के। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर के निटेड है वोवन है, फेल्टिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो श्रिंकेज होती है फेल्टिंग की वजह से हो या रिलैक्सेशन की वजह से, ये हमने ख़त्म करके फैब्रिक के अंदर एक डायमेंशनल स्टेबिलिटी लानी होती है, ताकि जो एंड यूज़ के अंदर फैब्रिक जो है वो डायमेंशनली स्टेबल मिले यूज़र को। तो उस मकसद के लिए फिर ये जो फेल्टिंग की वजह से श्रिंकेज होती है, इसको अगर ख़त्म करना हो तो फिर इसके लिए एंटी फेल्टिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो एंटी फेल्टिंग ट्रीटमेंट्स में ये जो स्केल्स हैं जिनकी वजह से कि ये फेल्टिंग होती है, इनको थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश की जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फाइबर की सरफेस को स्मूथ बना के थोड़ा सा जो फेल्टिंग है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ये यहाँ पे जो फाइबर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज में ये इसकी थिकनेस नज़र आ रही है, तो ये यहाँ पे बड़ा शार्प एज है इसका। तो इस शार्प एज को, एक तो ये तरीका है कि इस एज की एचिंग कर दी जाए, इसको एच करके रिमूव करके इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाए, जैसा कि क्लोरीनेशन है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये जो बड़ा एक शार्प एज है ये थोड़ा सा ब्लंट हो जाएगा, तो इससे भी फेल्टिंग में फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि रेज़न फिनिशिंग कर दी जाए। रेज़न फिनिशिंग के मतलब ये है कि रेज़न का एक कोट चढ़ा दिया जाए फैब्रिक के ऊपर, जिसमें कि ये जो स्केल्स हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इसके ऊपर रेज़न की कोटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से भी जो है वो वूल फाइबर की फेल्टिंग कंट्रोल की जा सकती है। तो इस तरीके से वो एंटी फेल्टिंग ट्रीटमेंट करने के बाद फाइबर की जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं उनको लेबल किया जाता है एज़ ईज़ी केयर और सुपर वॉश वूल प्रोडक्ट्स। तो ये तो था वूल की श्रिंकेज के हवाले से डिस्कशन के रिलैक्सेशन श्रिंकेज क्या होती है और फेल्टिंग की वजह से श्रिंकेज क्या होती है, और इसको फेल्टिंग की जो श्रिंकेज है इसको कंट्रोल करना हो तो एंटी फेल्टिंग ट्रीटमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम वूल के फाइबर की प्रॉपर्टीज़ और इसका बिहेवियर और एंड एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे।